our YouTube channel, that is Prasham Study, and this is Nisha Kaushik. Through this channel I will teach economics class 12. So today we will start with the first book, that is Indian Economic Development. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी को कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसके क्या क्या फीचर्स रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट फीचर से, दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो शो करती है लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, यानी उस टाइम पर इंडिया की जो जीडीपी थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से जो बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन थी उसको रहना पड़ रहा था पॉवर्टी के अंदर। अब क्योंकि लोग पॉवर्टी में लिव कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा खराब था। सेकेंड फीचर इज बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की जो इकोनॉमी थी बैकवर्ड थी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जो शो करती है पर कैपिटा इनकम को। तो उस टाइम पर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम का मतलब, तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन में पर हेड के पास जितनी भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है उसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो 1947 और 1948 में ये पर कैपिटा इनकम सिर्फ 230 रुपीज़ थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो थी। इसके अलावा थर्ड फीचर है रैम्पेंट पॉवर्टी। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी थी। ये पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के पास सफिशिएंट फूड नहीं था अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए। फोर्थ फीचर इज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमने ये देखा कि जो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? इसका फर्स्ट रीज़न तो ये हो सकता है कि भी 72% जो लोग थे वो इंगेज थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इसके अलावा अगर मैं उन 72% लोगों की कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 50% था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम था। ये शो करता है एक बहुत ही बड़ी बैकवर्डनेस को। फिफ्थ पॉइंट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो हैवी इंडस्ट्री होती है वो नहीं देखी गई। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडिया जो है वो हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड थी, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थी वो अपने हैंडीक्राफ्ट को लेकर के। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने ब्रिटिश राज में। इसके अलावा सिक्स्थ पॉइंट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमने ये नोटिस किया कि 14% ऐसे लोग थे जो सिटीज या फिर अर्बन एरियाज में रहते हैं, बाकी 86% ऐसे लोग थे जो अभी भी रूरल एरिया के अंदर रह रहे थे। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न था लोगों का आउटलुक। उनका यही, उन्होंने स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चर को एक लाइवलीहुड के सोर्स के रूप में देखा। मतलब उनका मानना था कि अगर इनकम का सोर्स है तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के अलावा अगर वो कहीं बाहर निकलेंगे तो उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होगी। यही रीज़न था कि 86% लोग रूरल एरियाज में रहते थे, बाकी जो 14% लोग थे वो अर्बन एरियाज को बिलोंग करते थे। सेवेंथ फीचर इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया के अंदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में पाए गए। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स जो हमें इंडिपेंडेंस में देखने को मिले थे। अब हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, तो वो है फर्स्ट पॉइंट लो प्रोडक्शन। क्या था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन थी, ये टोटल आउटपुट थी, वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। इसके अलावा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जो फार्मर्स थे वो अनसर्टेनिटी पे डिपेंडेंट थे। यानी कि अगर भी वो लोग अपनी इरिगेशन के लिए, यानी क्रॉप्स की इरिगेशन के लिए पूरी तरह से डिपेंड रहते थे रेनफॉल पर। यानी कि अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो उनकी क्रॉप भी अच्छी होगी, वहीं अगर रेनफॉल अच्छी नहीं है तो उनकी क्रॉप्स भी अच्छी नहीं है। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि उस टाइम पर फार्मर्स के पास इरिगेशन से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। थर्ड पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि उस टाइम पर हमने क्या देखा कि जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग करते तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस के लिए। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जो सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए की जाए। तो यानी कि फार्मर्स के बीच अगर मैं कमर्शियल आउटलुक की बात करूं तो उसकी बहुत कमी देखी गई। यानी कि वो लोग एक्स्ट्रा फार्मिंग नहीं करते थे जिससे जिस सरप्लस को वो मार्केट में जाकर के बेच सकें। फिर फोर्थ पॉइंट इज गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल।
ऑनर ऑफ द सॉइल मीन्स जमींदार, टिलर ऑफ द सॉइल मतलब फार्मर्स। अब उस टाइम पर इन दोनों ही सेक्टर्स के बीच बहुत बड़ा गल्फ था। जो हमारे जमींदार होते थे वो सिर्फ जो जितना भी आउटपुट होता था उसमें शेयर लेते थे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या वो लैंड पर क्या इन्वेस्टमेंट करते थे, तो इसका आंसर है नो। वो सिर्फ आउटपुट में अपना शेयर ही वसूला करते थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो थी वो तो बहुत लग्जरियस थी। लेकिन अगर मैं किसानों की बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा गरीब और कर्ज के जाल में हमेशा फंसे रहते थे। फिफ्थ पॉइंट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। इसका मतलब है कि लोगों के पास छोटी जमीनें थी और वो जमीनें भी ऐसी थी कि एक जमीन तो पास में है और एक जमीन बहुत ही ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से होता क्या था कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ज्यादा हाई होती थी। सिक्स्थ पॉइंट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी जमीन गवर्नमेंट, जमींदार एंड फार्मर्स के बीच में। अब जो ब्रिटिशर्स थे इसने क्या किया कि जो जमींदार थे उनको ऑनर डिक्लेयर कर दिया था जमीनों का। इसके अलावा जमींदार के पास एक पावर होती थी कि वो किसानों से जितना मर्जी चाहे उतना वसूल सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बस कुछ फिक्स अमाउंट पे करना होगा गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। अब इससे होता क्या था कि जमींदार जो थे उनके पास पूरी पावर होती थी कि वो किसानों से जितना मर्जी चाहे वसूल सके, लेकिन जो किसान थे उनके पास इतना सरप्लस होता ही नहीं था। इवन वो अपनी सक्सेस के लिए फार्मिंग करने उनके लिए वही इनफ होता था। तो इसके अंदर हुआ क्या कि ब्रिटिश जो जमींदार थे वो तो लग्जरियस लाइफ को जी रहे थे, लेकिन जो हमारे पीजेंट्स थे वो गरीबी के जाल में फंसते ही जा रहे थे। सेवेंथ पॉइंट है पोस्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को जो फार्मर्स से जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाना स्टार्ट किया। पहले जो हमारे फार्मर्स थे वो कन्वेंशनल क्रॉप किया करते थे, कन्वेंशनल क्रॉप लाइक वीट, राइस या फिर कॉटन, लेकिन अब इसकी जगह पे उन लोगों को इंडिगो की खेती करनी थी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब ब्रिटेन में एक रिवॉल्यूशन चला था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और उस रिवॉल्यूशन में क्या था कि उन्हें अपने कपड़ों पर रंगने के लिए डाई की जरूरत हुआ करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने किसानों से इंडिगो की खेती करवाना स्टार्ट किया। तो ये कुछ एक्सप्लॉयटेशन था जो ब्रिटिशर्स के थ्रू किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब आगे आपके लिए टास्क है लर्निंग बाय डूइंग। ये आपके एग्जाम्स के पैटर्न से रिलेटेड है। जैसे कि आपके दोनों ही बुक से 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, लाइक एमसीक्यू हो गए, फिलअप्स हो गए और ट्रू फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर दो चीज दी है आपको, एमसीक्यू और फिलअप्स। मैं चाहती हूँ कि आप इनके आंसर को जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में नीचे मिल जाएगा। थैंक यू।